हेलो गाइस, मैं एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द एपेक्स कैरियर इंस्टीट्यूट पर। मैं यूनुस अली, ठीक है, आप लोगों के सामने एक बार फिर हाजिर हूं। 11वीं क्लास की बायोलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टडी किया था। तो चलिए आज हम उसके आगे की स्टडी करते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा पॉइंट होगा, ठीक है, दैट इज़ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पार्ट 2। और इसमें जो हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ग्लैंड्स वो ऑर्गन हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो पार्ट हैं जो एंजाइम्स बनाते हैं और डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो कुल मिला के हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं मेन। 2 तरह की डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं, एक एसोसिएटेड ग्लैंड होती हैं, ठीक है, और कुछ जो ऑर्गन्स हैं जैसे स्टमक है या इंटेस्टाइन है उसकी इंटरनल म्यूकोसा की सेल्स भी ग्लैंडुलर होती हैं, वो भी कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज़ करती हैं। उनके बारे में भी हम लोगों को प्रोसेस के अंदर स्टडी करना है। तो मैंने बताया कि हमारे पास हमारा पूरा जो सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम उसके अंदर 3 तरह की, ठीक है, यानी कि 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड हैं। सबसे पहली जो है दैट इज़ द सलाइवरी ग्लैंड, दूसरी है लीवर और तीसरी है पेनक्रियाज। ठीक है, अगर हम सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करते हैं तो सलाइवरी ग्लैंड्स का काम है टू प्रोड्यूस द सलाइवा। क्या काम करना? सलाइवा को प्रोड्यूस करना। और ये हमारे पास 3 पेयर होती हैं जो बक्कल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड आर प्रेजेंट इन द बक्कल कैविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द पोजीशन, ठीक है, पहली वाली जो है दैट इज नोन एज द पैरोटिड ग्लैंड। एक को क्या कहते हैं? फर्स्ट पेयर इज नोन एज द पैरोटिड ग्लैंड एंड दिस इज प्रेजेंट नियर द चीक। ठीक है, सेकंड टाइप इज नोन एज द सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर दैट इज प्रेजेंट बिलो द लोअर जो, एंड थर्ड इज नोन एज द सबलिंगुअल दैट इज नोन एज द बिलो द टंग। ठीक है, आप कह सकते हो जो पैरोटिड ग्लैंड होती हैं दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट नियर द ईयर्स। ईयर के नीचे की साइड में दोनों तरफ एक एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब जो दूसरी ग्लैंड है दैट इज द लीवर। लीवर जो है ये हमारी बॉडी की लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड है। दिस इज द लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड। इसका वेट जो होता है 1.2 से 1.5 kg होता है। प्रेजेंट कहाँ होती है? दिस इज प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी और जस्ट बिलो द डायाफ्राम। ठीक है, कहाँ होता है? डायाफ्राम के बिल्कुल नीचे होता है। डायाफ्राम आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, रिब केज की एक कार्टिलेज है। ठीक है, एंड इट हैज़ 2 लोब्स। इसके पास कितनी लोब होती हैं? इसके पास 2 लोब होती हैं। ठीक है, और जो भी हिप लोब है यानी कि लीवर की हर लोब, ठीक है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू द स्मॉल लोब्यूल्स। जो हर बड़ी लोब है, राइट हो या लेफ्ट हो, वो छोटी छोटी लोब्यूल्स में डिवाइड होती है जिसको हम हिपैटिक लोब्यूल्स कहते हैं। और ये हिपैटिक लोब्यूल्स जो हैं वो लीवर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, यानी कि जो लीवर काम करता है वो लोब्यूल के बेस पर काम करता है। ठीक है, और जो लोब्यूल्स होती है यानी कि हिपैटिक लोब्यूल्स आर मेड अप ऑफ द हिपैटिक सेल्स। लीवर की सेल को हिपैटिक सेल्स कहते हैं और लोब्यूल्स के अंदर ये एक कोड की फॉर्म में रहती हैं। कोड का मतलब वो क्या होता है? एक रस्सी की फॉर्म में रहती हैं और हर लोब यानी कि हिपैटिक लोब्यूल्स को कवर किए हुए होता है एक थिन कनेक्टिव टिश्यू, और जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। क्या करेंगे? उसको कहेंगे हम ग्लिसन्स कैप्सूल। बात समझ में आई? लीवर हैज़ द 2 lobes. Each lobe is made up of the hepatic lobule. Hepatic lobules are the structural and the functional unit of liver. ठीक है, and each lobe is made up of the hepatic cells. Hepatic cells are arranged in the form of the cord. और हर लोब्यूल के ऊपर एक कवर रहता है, एक कनेक्टिव टिश्यू की शीट रहती है, दैट इज नोन एज द ग्लिसन कैप्सूल। ठीक है, अब जो लीवर का काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है लीवर का काम है टू मेक द बाइल जूस। बाइल जूस बनाता है। क्या बनाता है? बाइल जूस बनाता है। बाइल जूस बनाते हैं हिपैटिक सेल्स। हिपैटिक सेल्स से हिपैटिक डक्ट में आता है और हिपैटिक डक्ट से इकट्ठा हो जाता है गॉल ब्लैडर में। ठीक है, ये जो रीजन है ये गॉल ब्लैडर का रीजन है। यहाँ पर जो बाइल जूस है वो स्टोर होता है। गॉल ब्लैडर से एक डक्ट निकलती है, इस डक्ट को हम क्या कहते हैं?
इस डक्ट को को जो है बाइल डक्ट या कहते हैं सिस्टिक डक्ट कहते हैं। ये जो सिस्टिक डक्ट है ये दूसरी हिपैटिक डक्ट के साथ में रिलीज होकर एक कॉमन बाइल डक्ट बना लेती है। और ये जो कॉमन बाइल डक्ट है ये पैनक्रिएटिक डक्ट के साथ मिलकर डिओडेनम में ओपन होती है। और ये जो कॉमन ओपनिंग होती है दैट इज नोन एज द हिपैटोपैनक्रिएटिक डक्ट। क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हिपैटोपैनक्रिएटिक डक्ट। दोबारा से बात समझ लीजिएगा, लीवर से की जो हिपैटिक सेल्स हैं उनमें डक्ट होती हैं जिनको बाइल डक्ट कहते हैं। ये सब क्या है, यानी कि डक्ट फ्रॉम लीवर मीन्स बाइल डक्ट। ठीक है, यहाँ इनसे जब बाइल जूस निकलता है तो वो कहाँ इकट्ठा होता है, वो होता है गोल ब्लैडर में। गोल ब्लैडर की डक्ट, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको सिस्टिक डक्ट कहते हैं, वो दूसरी बाइल डक्ट के साथ मिलकर एक कॉमन क्या बना लेती है, कॉमन बाइल डक्ट बना लेती है। दिस कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है, फ्यूज विद द पैनक्रिएटिक डक्ट। किसके साथ फ्यूज हो जाती है, पैनक्रिएटिक डक्ट के साथ फ्यूज होकर क्या बनाती है, हिपैटोपैनक्रिएटिक डक्ट बनाती है। और ये हिपैटोपैनक्रिएटिक डक्ट ओपन थ्रू ए कॉमन पोर इन द डिओडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। मेरे हिसाब से बात आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए इस डायग्राम के बारे में। आगे चलते हैं। अब ये पॉइंट वही है जो मैंने बताया। अब जो एक स्फिनिक्टर होता है यहाँ पर दैट इज नोन एज द स्फिनिक्टर ऑफ ओडी। क्या कहते हैं इसको, स्फिनिक्टर ऑफ ओडी। ये जो स्फिनिक्टर है ये हिपैटोपैनक्रिएटिक डक्ट की ओपनिंग को कंट्रोल करता है। ठीक है, जो द हिपैटोपैनक्रिएटिक डक्ट विच इज गार्डेड बाय द स्फिनिक्टर कॉल्ड स्फिनिक्टर ऑफ ओडी। अब इसके बाद जो तीसरी ग्लैंड है वो क्या है, वो है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज एक्सोक्राइन है और क्या है, एंडोक्राइन है। ठीक है, एक्सोक्राइन जो पार्ट है इसका, एक्सोक्राइन पार्ट बनाता है एंजाइम्स, यानी कि पैनक्रिएटिक जूस बनाएगा। क्या बनाएगा, पैनक्रिएटिक जूस बनाएगा। और पैनक्रिएटिक जूस में क्या होंगे, पैनक्रिएटिक जूस में होंगे एंजाइम। और जो एंडोक्राइन पार्ट है वो बनाएगा हार्मोन। हार्मोन होते हैं दो, एक होता है इंसुलिन और एक होता है ग्लूकागन। इन दोनों का काम हम जब पढ़ेंगे, जब हम लास्ट वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो मेरी बात समझ में आई। पैनक्रियाज क्या है, पैनक्रियाज इज ए कंपाउंड और मिक्स्ड ग्लैंड। ये लोग आप 10th क्लास में इस बारे में डिस्कस हो चुका है। अब बात करेंगे प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन। ठीक है, अब ये समझिएगा कि डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है माउथ के अंदर। तो माउथ के अंदर जो डाइजेशन है वो दो तरह से होता है। पहले तो होता है मैकेनिकल डाइजेशन और एक होता है केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है उसको हम कहते हैं मैस्टिकेशन। ठीक है, मैस्टिकेशन के बाद ही खाने को स्वेलो किया जा सकता है, मतलब एनगल्फ या निगला जा सकता है। इसके लिए टीथ और टंग का इम्पोर्टेंट रोल होता है। टीथ और टंग जो हैं वो सलाइवा को प्रॉपर तरीके से मिक्स करते हैं, ठीक है, इसके अंदर, फूड के अंदर। और इस तरह से जो सलाइवा है वो फूड पार्टिकल्स को एक साथ क्या कर देता है, चिपका देता है, एडहेरिंग कर देता है। एट दिस टाइप ऑफ द फूड इज नोन एज द बोलस। खाना चबाने के बाद जो माउथ के अंदर खाना बनता है उसको क्या कहते हैं, इसको बोलस कहते हैं। ये बोलस फिर एंट्री करता है फेरिंग्स के अंदर और फेरिंग से जाता है कहाँ, ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप के अंदर। और ये जो प्रोसेस होता है इसको कहते हैं स्वेलोविंग या डीग्लूटेशन। बिल्कुल सिंपल भाषा में समझिए, खाने को निगलना। ठीक है, इसको कहते हैं डीग्लूटेशन। अब ईसोफेगस की जो वॉल है वो मस्कुलर होती है। ये जो मस्कुलर वॉल है वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। इस कॉन्ट्रैक्शन को पेरिस्टॉल्सिस कहते हैं। इस पेरिस्टॉल्सिस की वजह से खाना ईसोफेगस में मूव करता है, कहाँ से, स्टोमक की तरफ को। ठीक है, और यहाँ से जो खाना है या जो फूड है वो कहाँ पहुँचेगा, वो पहुँचेगा स्टोमक के अंदर। ठीक है, और आपको ये पता है कि स्फिनिक्टर होता है जिसको कहते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिनिक्टर। ये स्फिनिक्टर कंट्रोल करता है ईसोफेगस की ओपनिंग स्टोमक में। ठीक है, इसके अलावा अभी हम लोगों ने बताया था कि सलाइवा का रोल क्या है। सलाइवा जो है वो ओरल कैविटी में सिक्रीट होता है और इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट मतलब सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट और एंजाइम। एंजाइम एक तो होता है एमाइलेज और एक होता है लाइसोजाइम। आगे बात करते हैं इनके फंक्शन के बारे में। ठीक है, देखिए बिल्कुल सीधी सी बात है। जो सलाइवरी एमाइलेज है इसका दूसरा नाम है टाइलिन। ठीक है, ये जो टाइलिन है या सलाइवरी एमाइलेज है ये स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में। इसमें कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू द माल्टोज
अंडर द एक्शन ऑफ एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज के लिए पीएच कितनी होती है? पीएच होती है 6.8। तो इस कंडीशन में जो हमारा सलेवा होता है वो स्लाइटली कैसा होता है? स्लाइटली एसिडिक होता है। कैसा होता है? स्लाइटली एसिडिक होता है, क्योंकि 7 पीएच न्यूट्रल होती है और 6.8 पर आकर वो कैसा हो जाता है? एसिडिक हो जाता है। तो कुल मिला के बात आप समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लगभग 30% जो स्टार्च है, ठीक है, वो माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाती है। इसमें क्या बनता है? माल्टोज जो है वो एक डाइसैकेराइड है, मतलब इसका भी डाइजेशन आगे जाके होगा, ये सिंपल शुगर नहीं है। ओके, अब यहाँ से खाना कहाँ जाएगा? यहाँ से खाना जाएगा स्टमक के अंदर। अब हम बात करेंगे डाइजेशन इन स्टमक। अब तक जो हमने बात की थी वो थी डाइजेशन इन माउथ और ओरल कैविटी। अब बात करेंगे डाइजेशन इन स्टमक। स्टमक की जो म्यूकोसा लेयर है उसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड सेल्स होती हैं जो गैस्ट्रिक जूस बनाती हैं। ये सेल्स 3 तरह की हैं। पहली होती है म्यूकस सेल्स जो म्यूकस बनाती हैं। दूसरी होती हैं पेप्टिक सेल्स, इनको चीफ सेल्स भी कहते हैं, जो एक इनएक्टिव एंजाइम बनाती हैं, जिनको क्या कहते हैं? उस एंजाइम का नाम है पेप्सिनोजन। ठीक है, पेप्सिन का इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजन। ठीक है, और एक होती है जो तीसरे टाइप की सेल्स हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको पैरेटल या ऑक्जिंटिक सेल्स कहते हैं, जो HCl रिलीज करता है। और एक इंट्रिंसिक फैक्टर, ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर है ये विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो 3 तरह की सेल्स हैं। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड सेल्स हैं वो 3 तरह की हैं। पहली होती है जो म्यूकस रिलीज करती हैं, दूसरी जो एंजाइम रिलीज करती हैं। एंजाइम किस फॉर्म में आएगा? इनएक्टिव फॉर्म में आएगा। ठीक है, इसको पेप्टिक या चीफ सेल्स कहते हैं। दूसरी होती हैं पैरेटल या ऑक्जिंटिक सेल्स जो HCl, और इंट्रिंसिक फैक्टर, इसको हम कास्टेल्स फैक्टर भी कहते हैं। और ये फैक्टर विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, अब जो आप बात करेंगे कि स्टमक में प्रोसेस क्या है। स्टमक में जो फूड है ये लगभग 4 से 5 घंटे तक रहता है। कितनी देर तक रहता है? 4 से 5 घंटे तक ही रहता है। और इसी में क्या होता है? इसी में जो एसिडिक जूस है यानी कि HCl मिक्स हो जाता है। तो खाना कैसा हो गया? खाना हो गया एसिडिक। तो इस तरीके का जो खाना होता है उसको हम कहते हैं काइम। क्या कहेंगे उसे? उसे हम कहेंगे काइम। ठीक है, ये जो प्रोसेस है दैट दिस इज नोन एज द काइम। ये अपने 10th क्लास में हमने डिस्कस किया था। काइम कैसे डिफाइन करेंगे? काइम इज द सेमी डाइजेस्टेड एसिडिक फूड प्रेजेंट इन द स्टमक। ठीक है, अब होगा क्या? अब ये होगा कि जो प्रो एंजाइम है पेप्सिन, जो प्रो एंजाइम है पेप्सिन, दिस प्रो एंजाइम पेप्सिन इज कन्वर्टेड इनटू द पेप्सिन। पेप्सिन जो है वो एक्टिव फॉर्म है एंजाइम की, और पेप्सिनोजन से पेप्सिन के बनने के लिए किसका होना ज़रूरी है? HCl का होना ज़रूरी है। तो पेप्सिनोजन कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। और पेप्सिन जो है दिस इज़ द प्रोटियोलिटिक एंजाइम, यानी कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और ये क्या करता है? इट इज़ कन्वर्ट प्रोटीन इनटू प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स। ठीक है, मतलब प्रोटीन के अंदर तो बहुत संख्या में न्यूमरस नंबर ऑफ द अमीनो एसिड्स आर देयर। प्रोटीन्स डिवाइडेड इनटू द स्मॉल चेन्स। प्रोटीन एक बहुत बड़ी चेन है, तो जो पेप्सिन है वो उनको छोटी छोटी चेन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और इनको हम प्रोटियोजिस और क्या कहते हैं? पेप्टोन्स कहते हैं। अब म्यूकस जो है, ठीक है, म्यूकस का काम आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। म्यूकस प्रिवेंट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ HCl के हार्मफुल इफेक्ट को रोक देता है, जिससे जो म्यूकोसा लेयर है स्टमक की वो सेफ रहती है, वो बच जाती है। HCl का काम क्या है? HCl का काम है एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराना पेप्सिन के लिए। क्या करता है? एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराना पेप्सिन के लिए। पीएच कितनी देता है? 1.8। और इस पीएच पर पेप्सिन एक्टिव होता है, क्योंकि पेप्सिन एक एसिडिक एंजाइम है। दूसरा क्या है? दूसरा काम ये है कि HCl जो है वो फूड के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको मार देता है, पैथोजन को मार देता है। एक और बात रह गई है, सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको लाइसोजाइम कहते हैं। लाइसोजाइम भी एंटी बैक्टीरियल एंजाइम है,
और वो सेम तरह से एक्ट करता है जैसे HCl एक्ट करता है, ठीक है। अब एक एंजाइम और याद रखिएगा जिसका नाम होता है रेनिन। रेनिन भी गैस्ट्रिक जूस में रिलीज होता है। किन के अंदर होता है? केवल इन्फेंट में होता है, बच्चों के अंदर होता है, बड़ों के अंदर नहीं होता। ये क्या करता है? ये मिल्क प्रोटीन का नाम है कैसिन, इस मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। रेनिन इज ओनली प्रेजेंट इन इन्फेंट, जहाँ पर जो 100% डाइट होती है वो किसकी होती है? वो दूध की, मिल्क की डाइट होती है। मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए रेनिन होता है। जैसे जैसे एडल्ट कंडीशन में आते हैं रेनिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है और फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, और रेनिन का काम यानी कि मिल्क प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करने का काम फिर पेप्सिन करने लगता है, ठीक है। और कुछ अमाउंट में लाइपेज भी होता है गैस्ट्रिक जूस के अंदर, ठीक है। बेसिकली प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है जो गैस्ट्रिक जूस है, लेकिन कुछ अमाउंट में लाइपेज होने के कारण लिपिड्स का भी डाइजेशन यहाँ पर होता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। इसके आगे का जो प्रोसेस है यानी कि डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन टू द एब्जॉर्प्शन वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग वीडियो। थैंक यू।